हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन द एग्जाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतेंदु युग की विशेषताओं को देखेंगे कि भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं थी। यदि हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। भारतेंदु का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वे संपादन और संगठनकर्ता थे। वे साहित्यकारों के नेता और समाज को दिशा देने वाले सुधारवादी विचारवादी भी थे। भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या है देखेंगे तो भारतेंदु युग की विशेषता, भारतेंदु युग ही आधुनिक कालीन साहित्य रूपी विशाल भवन की आधारशिला है। यानी कि साहित्य रूपी जो आधुनिक काल में हुई उसका विशाल भवन की आधारशिला भारतेंदु युग है। साहित्य में जो आधुनिकता का विकास हम देखें वो भारतेंदु युग से ही स्टार्ट हुआ था। विद्वानों में भारतेंदु युग की समय सीमा 1857 से सन 1900 ईस्वी तक स्वीकार की गई है। भाव, भाषा शैली आदि सभी दृष्टि से इस युग में हिंदी साहित्य में उन्नति हुई। आगे देखेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक कालीन भारतेंदु युग प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। ये राष्ट्र जागरण के अग्रदूत थे और उनके युग में रीतिकालीन परिपाटी की कविता का अवसान, राष्ट्र एवं समाज सुधार भावना की कविता का उदय हुआ। उन्होंने कवियों का एक ऐसा मंडल तैयार किया जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नव जागरण की चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य की विशेषताएं निम्नलिखित है, तो इनकी विशेषताओं को हम देखेंगे। इसकी पहली विशेषता हम देखेंगे राष्ट्र प्रेम का भाव। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारतवासियों में सोई हुई आत्मशक्ति के जागरण के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के प्रति लालसा बढ़ी, जिसमें उनमें राष्ट्रता के भाव का उदय होना स्वाभाविक था। इसका प्रभाव इस युग की रचनाओं पर भी पड़ा। इस युग की जितनी सारी रचनाएं रची गई थी उन सब रचनाओं में देशभक्ति का स्वर विशेष रूप से गुंजयमान था। और इन सारी रचनाओं में जब देशभक्ति की क्या जो विशेष रूप से जब रचनाएं रचनी गई तो लोगों के बीच राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हुआ। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, दूसरी विशेषता हम देखेंगे जनवादी विचारधारा। तो भारतेंदु युग का साहित्य पुराने ढांचे से संतुष्ट नहीं है। वे इनमें बदलाव कर या सुधार कर उसमें नयापन लाने का प्रयास किया है। इस काल का जो भी साहित्य था वे केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य ना होकर के मनुष्य की एकता, सामान्यता और भाईचारा को का भी साहित्य है। तो भारतेंदु युग से जो पहले कविताएं लिखी जा रही थी उसमें राज्य और राज्य की प्रशंसा की जा रही थी मात्र। इसमें किसी और चीज़ को कवि जो थे इसमें और कोई चीज़, बस राजा और राज्य की प्रशंसा, उनके राजनीतिक की प्रशंसा करते थे। लेकिन जब भारतेंदु युग आया तो ये सब कुछ बदलने लगा। मनुष्य की एकता पर बात की जाने लगी। मनुष्य में जो दूरी हो गई थी, लोग एक दूसरे से लड़ते थे, उनकी जात को लेकर के, धर्म को लेकर के उसमें एकता लाने की कोशिश की गई। समानता, ऊंच नीच को दूर करने के लिए कविताएं रची जाने लगी और आपस में भाईचारा को भी साहित्य का माध्यम बनाया गया। आगे हम देखेंगे इसकी तीसरी विशेषताएं हास्य व्यंग्य की प्रधानता। हास्य व्यंग्य मतलब कुछ ऐसे मनोरंजन कविताएं भी लिखी जाने लगी थी भारतेंदु युग में। तो इस युग में प्रायः सभी रचनाकारों की रचना में हास्य व्यंग्य की फूट मिलती है और इसका टॉपिक हुआ करता था वे किस तरह की रचनाएं हास्य व्यंग्य में लेते थे। उनका टॉपिक होता था अंधविश्वास, रूढ़िवादी, छुआछूत, अंग्रेजी शासक, पश्चात सभ्यता के अंधानुकरण आदि व्यंग करने के लिए इन रचनाओं ने विषय और शैली का प्रयोग कर नए नए किए और नए नए जो उनकी रचनाओं में लक्षित है वो इन सब टॉपिक को लेकर के एक व्यंग करते थे, हास्य व्यंग बनाते थे जो लोगों को मनोरंजित करते थे और लोगों को अंधविश्वास से बाहर लाने के लिए और रूढ़िवादी से बाहर लाने के लिए, छुआछूत जैसे कुरीतियों से निकालने के लिए इस तरह के हास्य व्यंग्य की प्रधानता उन भारतेंदु युग की कविता में देखने को मिलती है।
इसका चौथा पॉइंट है प्राकृत वर्णन। इस युग के जो अधिकांश कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति को विषय के रूप में ग्रहण किया। इनके प्राकृत वर्णन में श्रृंगारिक भावनाओं की प्रधानता है। भारतेंदु की बसंत होली, अंबिका दत्त व्यास की पवन पचासा तथा प्रेमधन की मयंक महिला आदि इस कोटि की रचना है। इसका पांचवा पॉइंट देखिए, गद्य और इनकी अन्य विधाओं का विकास। भारतेंदु युग की सबसे महत्वपूर्ण देन है गद्य व उनके अन्य विधाओं का विकास। इस युग में पद के साथ गद्य विधि प्रयोग में आई, जिससे मानव की बौद्धिक चिंता का भी विकास हुआ। कहानी, नाटक, आलोचक आदि विधाओं के विकास की पुष्टि भी का भी यही योग रहा। तो भारतेंदु युग में पद के साथ गद्य में भी बदलाव आई और गद्य में भी कुछ कहानी और नाटक के द्वारा कुछ ऐसी रचनाएं रची जाने लगी जो लोगों के मानव के बौद्धिक चिंतन को भी काफ़ी विकास किया कि उनकी सोच कैसे बदली उन कहानियों, उन गद्य का अध्ययन करके। आगे हम देखेंगे किया गया। इसकी छठी विशेषता देखेंगे छंद विधान की प्रधानता। तो छंद जो लिखे गए उसमें क्या नवीनता आई कि भारतेंदु ने जातीय संगीत के गाँवों में प्रचार के लिए ग्राम्य छंद कजरी, मतलब गांव में प्रचार के लिए कजरी, मठुरी, लवनी, कहरवा तथा चैती आदि को अपनाने पर जोर दिया और कवित्तीय, सवैया, दोहा जैसी परंपरागत छंदों के साथ इनका भी जमकर प्रयोग किया गया। आगे हम सातवीं विशेषता देखेंगे भारतीय संस्कृत का गौरवगान। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अपेक्षा पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को उच्च बनाने वाले के विरुद्ध व्यंग और हास्यपूर्ण रचनाएं लिखी गई, जो पश्चिमी सभ्यता को भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर करना चाह रहे थे, उसकी जो प्रशंसा कर रहे थे, उसके विरुद्ध उन्होंने बहुत सारे व्यंग्य और हास्यपूर्ण रचनाएं लिखी और भारत के गौरव में अतीत को भी कविता का विषय बनाया गया। तो भारतेंदु युग की विशेषता यह थी कि भारतेंदु युग की जो रचना की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो प्राचीन और नवीन का समन्वय करती, यानी कि प्राचीन और नवीन दोनों को लेकर चलते हैं। भारतेंदु युगीन साहित्यकार कविता में जो कविता लिखते थे उसमें ब्रिज भाषा और गद्य में खड़ी बोली के पक्षपाती थे। कविता ब्रिज भाषा से और गद्य खड़ी बोली से। ब्रिज भाषा में वे एक साथ भक्ति और श्रृंगार की कविता लिखकर प्राचीन कवियों की कोटि में पहुंचते हैं और नवीन ढंग से देशभक्ति तथा समाज सुधार की कविताएं लिखकर नहीं कवियों के नेतृत्व करते हैं। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए। पसंद लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।